हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करते हुए हमारी ये वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है, जिसमें आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेट 12 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 8 दिसंबर 2020 की पहली शिफ्ट में जो भी कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। और इसी तरीके से हम आगे भी कवर करेंगे। इससे पहले हम 11 सेट कवर कर चुके हैं, कंप्यूटर की पूरी थ्योरी कवर कर चुके हैं, उसकी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ भी कवर कर रहे हैं। सो आप उन क्लासेस को ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप इन सभी क्लासेस को ज्वाइन कर लेते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से आप इसको कवर करते हैं, तो आप 10 में से 9 मार्क्स बड़ी आसानी से ला सकते हैं अपने एग्ज़ाम में, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। सो उन सभी क्लासेस को आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आइए यहाँ से हम इसकी शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि क्रोम ब्राउज़र में वेब पेज का सोर्स कोड देखने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर के अभी तक हमने जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, उनमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक निकल के आए हैं वो एक एक करके मैं आपको फिर से कवर करवाऊंगा कि किस तरीके से चीज़ें आपको पढ़नी है। बट मैं यहाँ आपको बता दूं कि MS एक्सेल हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा अच्छे से कवर कीजिएगा। MS वर्ड हुआ, ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हो गए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगर बात करें तो IP एड्रेस वगैरह हो गया, इससे बहुत क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें TCP/IP जो प्रोटोकॉल है, उसके अंतर्गत 7 प्रोटोकॉल होते हैं, उनके फुल फॉर्म आए हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आपको कवर कर लेना है। ईमेल से बहुत क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा यहाँ पर गूगल क्रोम से, जो आपका गूगल क्रोम है उसकी जो शॉर्टकट की है, सिर्फ शॉर्टकट की से संबंधित क्वेश्चन आए हैं, तो इसको आप ज़रूर अच्छे से कवर कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो आपके गूगल क्रोम के बाद कुछ जो शॉर्टकट की होती हैं इंपॉर्टेंट्स, वो यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। तो इतने टॉपिक्स को आप अगर कवर कर लेते हैं, इसके अलावा इंटरनेट हो गया, ठीक है, इतने टॉपिक्स को ही आपको कवर करना है। इन्हीं टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनते हैं, सभी के सभी 10 क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं, और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इनको बहुत डिटेल में अच्छे से कवर कर लीजिएगा। मैंने इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर करवाया है, और जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके टॉपिक वाइज भी हम आपको लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। आने वाली क्लासेस में हम इसको सभी को कवर करेंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके इसको जुड़ जाइएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, क्रोम ब्राउज़र में वेब पेज का सोर्स कोड देखने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर भी क्रोम ब्राउज़र की शॉर्टकट की से ही संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, जब भी हम वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं तो उसका क्या होता है, कोड होता है। यानी कि कोडिंग वगैरह के बारे में आपने पढ़ा होगा, जैसे जावा हो गया, जावा प्लस हो गया, इसके अलावा पाइथन हो गया, इसके अलावा बहुत सारी कोडिंग लैंग्वेज होती हैं। उन्हीं के माध्यम से हम अपनी जो हमारी वेबसाइट्स हैं उनको डिज़ाइन कर पाते हैं, ठीक है। तो कई वेबसाइट्स क्या करती हैं कि अपने जो कोड हैं उनको ओपन करके रखती हैं। ओपन करने का मतलब कि उनको इस तरीके से आप उनके कोड को देख सकते हैं कि किस प्रकार से उस डिज़ाइन जो वेबसाइट है उसके जो डिज़ाइन है, उसके जो कोडिंग है वो की गई है। तो इसी तरीके से जो भी वेबसाइट अपने कोड को ओपन करके रखती हैं, उनके सोर्स कोड को अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। उसके लिए आपको उपयोग करना होगा Ctrl+U। Ctrl+U ये किसके लिए शॉर्टकट की है, क्रोम ब्राउज़र के लिए। ध्यान रखना, किसी अन्य ब्राउज़र के लिए नहीं है, ये सिर्फ क्रोम ब्राउज़र के लिए है। इसको हम यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र में भी देख लेते हैं। देखिए ये आपका यहाँ पर मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है, ठीक है, ये क्रोम ब्राउज़र ओपन हो चुका है। अब क्रोम ब्राउज़र ओपन होने के बाद यहाँ पर अगर हम इसका ही क्या देखना चाहते हैं, अब ये गूगल का होम पेज है इस तरीके से। एक्चुअली गूगल का होम पेज नहीं है, बट यहाँ पर आपको सर्च इंजन इस तरीके से दिख रहा है। बट मैं इसका सोर्स कोड देखना चाहूँ तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, Ctrl+U प्रेस कर दूंगा। अब देखना मैं Ctrl+U प्रेस कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने Ctrl+U प्रेस किया, ये शॉर्टकट की कमांड यूज़ की, तो आपको दिख रहा है ये इसका कोड जो है, जो ओपन कोड है, ये ओपन हो चुका है। यानी कि सोर्स कोड जो है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। ये आपका सोर्स कोड होता है, ठीक है। यही जो है लैंग्वेज होती है जिसके माध्यम से हम वेबसाइट्स को डिज़ाइन कर पाते हैं। तो ये किसके माध्यम से हो पाया आपका, ये इसके लिए शॉर्टकट की उपयोग की हमने, वो Ctrl+U शॉर्टकट की इसका उपयोग किया है। तो आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन इसके लिए करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें कहा गया है कि MS एक्सेल वर्कशीट में V5 सेल को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट की दबाने पर
और फिर G9 सेल को सिलेक्ट करने के बाद कुल कितने सेल सिलेक्ट हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन आपसे तभी बनेगा जब आपको MS एक्सेल सीट के बारे में पता होगा। इसलिए जब भी MS एक्सेल, MS वर्ड, गूगल क्रोम या जैसे भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, मैं उन क्वेश्चंस को कराने के बाद आपको अपने इस PC के माध्यम से बताता भी हूँ कि कैसे ये चीज़ें आपकी यहाँ पर हो रही हैं। पूरा डेमोस्ट्रेशन टाइप से आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल तौर पर, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में जल्दी सेट होती हैं। तो यहाँ पर अब मान लीजिएगा एग्जाम में आप बैठे हैं, आपको MS एक्सेल सीट के बारे में भी पता है, लेकिन वहाँ पर MS एक्सेल सीट तो आप खोल नहीं सकते। तो आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो आपको पूरा याद होना चाहिए कि MS एक्सेल में होता क्या है। यहाँ पर मैं सीट डिजाइन कर रहा हूँ MS एक्सेल की, कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाद 9, यहाँ पर 10। इस तरीके से आपकी क्या होती हैं, ये होती हैं रॉ, इनको बोलते हैं पंक्ति। और यहाँ पर A B C D E F G H I, ये क्या होते हैं, आपके कॉलम होते हैं। ठीक है, ये पंक्ति हो गई और यहाँ पर ये क्या हो गए, कॉलम हो गए। इस तरीके से पंक्ति और कॉलम तो आपको पता है। इसके बाद यहाँ पर बीच में क्या बने हुए होते हैं, यहाँ पर सेल बने हुए होते हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया है कि आपको B5 सेल पर जाना है, B5। अब B5 पे जाने का मतलब कि B ये हो गया और 5 यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर पहुँच गए आप। यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको C जो शिफ्ट की है उसको प्रेस कर देना है, उसको दबाए रखना है। उसके बाद आपको G9 पर पहुँचना है। शिफ्ट की प्रेस करने के बाद आपको G9 पर, G9 कहाँ पर है, ये हुआ आपका G यहाँ से चल रहा है ना, G यहाँ से चला, यहाँ पे आया आपका G9, यहाँ पे आ गए आप। तो यहाँ से आपने B5 से G9 पे आ गए, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपने चीज़ें कवर की इस तरीके से। ये आपका G9, 10 नहीं है, ये G9 है। ठीक है, G9 तक मैं इसको एक बार इरेज करके दिखा देता हूँ, नहीं तो आप इसको 10 समझ लेंगे। ये 10 नहीं है, G9 है। ठीक है, मैं इसको 10 इसको इरेज ही कर दिया है कि 10 तक नहीं है, ये 10 इसके नीचे है। ठीक है, तो G9 तक मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये कह रहा है कि इसके बीच में आपको कितने सेल मिलेंगे, इसके बीच में आपको कितने सेल मिलेंगे, तो ये आपको पता करना। अब इसमें आप लाइन खींच लीजिएगा, इस तरीके से मैंने लाइन खींच ली है सभी में, यानी ये यहाँ पर B हो गया, यहाँ पर C हो गया। छोटे छोटे कॉलम बना ले रहे हैं, बड़े बनाने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, बट एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो। ठीक है, समझने में थोड़ा सा आपको यहाँ पर कॉपरेट करना होगा। E F G, ठीक है, G तक वहाँ की हमें ज़रूरत नहीं है तो हम G तक ही लिखेंगे। और इसके बाद यहाँ से 5 वाला है ना, ये वाला, तो यहाँ से हम इतना इसको यहाँ पर खींच लेंगे। 6 है तो यहाँ पर 6 ये वाला कर लिया हमने। 7 के जस्ट सामने वाली एक इस तरीके से लाइन खींच दी। 8 है तो 8 के सामने इस तरीके से लाइन खींच दी। और ये 9 तो हमारा हो ही रहा है। अब हमें करना क्या है, अब हमें करना ये है कि यहाँ से काउंट करना है 1 2 3 4 5 6, यानी ये कितने हैं, 6। ये यहाँ से आपने काउंट किए तो कितने आ रहे हैं, 6। अब ऊपर से काउंट करना है 1 2 3 4 5, ये कितने आ रहे हैं, 5। अब आप इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दें। 6 × 5 = 30, तो ये आपका आंसर हो गया। यानी आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से आपके एग्जाम में ड्रॉ करके फटाफट ड्रॉ करके इसका आंसर निकाल लेना है और वो आता है आपका आंसर 30। तो ये आपको इस तरीके से बनाना है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में फिर से कोई पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पर आपके सामने MS एक्सेल की सीट नहीं होगी, बट आप अपनी जो रफ सीट है उस पर इस तरीके से डिजाइन करके इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 6 5 इसलिए किया ताकि जल्दी कैलकुलेशन हो जाए। अदरवाइज आप इसके सेल को काउंट कर सकते हैं तो आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके अलावा फिर यहाँ पर 11 12 30 40 50 60 70 80 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो यहाँ पर आ गए आपके 30 सेल, तो यहाँ पर आंसर हो गया आपका 30। अब हम इसको MS एक्सेल पर देख लेते हैं एक बार। तो ये देखिए, हमने MS एक्सेल को इसको ओपन कर लिया है। MS एक्सेल को ओपन करने के बाद उसने क्या कहा था कि B5 पर जाना है आपको। ये आपका B5 सिलेक्ट हो गया। आपको कैसे पता चला, इसके नेम बार में जाकर के कि ये B5 है। अब B5 को सिलेक्ट करने के बाद मैंने शिफ्ट की को प्रेस किया और यहाँ पर मैं शिफ्ट की को प्रेस रखे हुए कहाँ पे जा रहा हूँ, G9 तक जा रहा हूँ। G9 तक जा रहा हूँ, ये हमारा G9 आ गया, ये G9 आ गया। अब यहाँ पर आप काउंट कर लिएगा तो आपको पता चलेगा कि आपके कितने सेल सेलेक्ट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सॉरी फिर से एक बार कर लेते हैं। G9 तक गए और इसको G9 तक सेलेक्ट किया। ठीक है, ये सेलेक्ट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25, 26, 27, 28, 29, 30। तो यहाँ पर 30 आपके सेल सेलेक्ट हुए हैं। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। मैंने आपको ये भी बता दिया है कि आपको कैसे एग्जाम में सॉल्व करना है इस तरीके के क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 30 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि MS वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि गलत स्टेटमेंट कौन सा है। पहले ऑप्शन में कहा गया है कि एक डॉक्यूमेंट फाइल में एक से अधिक पैराग्राफ हो सकते हैं। जी बिल्कुल, आप एक डॉक्यूमेंट को तैयार कर रहे हैं, जैसे आपका ये पेज है, इसमें आप एक से कई पैराग्राफ रख सकते हैं इसमें, है ना। कोई पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट किया, ये आपका एक पूरा पैराग्राफ बन गया यहाँ तक, ठीक है। फिर दूसरा पैराग्राफ ये बन गया आपका, ठीक है। फिर तीसरा पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक आपका ये बन गया। तो ऐसे आप कई पैराग्राफ बना सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर गलत कथन पूछा है, तो ये इसके लिए सही आंसर नहीं होगा। सेकंड में कहा गया है कि डॉक्यूमेंट फाइल में हेडर और फुटर दोनों नहीं हो सकते। अब हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है, ये मैंने आपको थ्योरी क्लासेस में करवाया हुआ है। तो आप एक बार थ्योरी क्लासेस देख लीजिएगा, उसमें आपको पूरा डिटेल में पता चल जाएगा कि MS वर्ड में कौन से फंक्शन होते हैं, क्या कौन सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हेडर और फुटर जो है ना, वो दोनों हो सकते हैं, ये सही बात है। बट वो कह रहा है कि दोनों नहीं हो सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन को देख लेते हैं। इसमें कहा गया कि एक डॉक्यूमेंट फाइल में एक से अधिक बुलेट टेक्स्ट नहीं हो सकते हैं। तो ये बुलेट वाली बात आ गई है। अब आपको इसके लिए थ्योरी क्लास देखनी होगी कि बुलेट्स क्या होती हैं, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो बुलेट्स हो सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। एक ऑप्शन में कहा गया है फोर्थ में कि एक डॉक्यूमेंट फाइल में एक से अधिक टेबल हो सकते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, एक से ज़्यादा आप जो है क्या रख सकते हैं, टेबल रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर गलत पूछ रहा है, तो ये सही है, ओरिजिनल सही है, लेकिन यहाँ पर इस आंसर के लिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपका जो स्टेटमेंट गलत होगा वही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट फाइल में हेडर फुटर नहीं हो सकते, तो ये सही यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कहा गया है कि MS एक्सेल वर्कबुक में पहली वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होगा। MS एक्सेल में आपने वर्कबुक को ओपन किया, उसमें जो आपकी पहली सीट आपके सामने खुली हुई है, उसका डिफ़ॉल्ट तौर पे नाम क्या होगा। अब आपने उसमें कोई नाम पहले अपनी तरफ से नहीं रखा है, उसमें डिफ़ॉल्ट तौर पे ऑटोमेटिक जो नाम आएगा उसका नाम क्या होगा। ध्यान रखना, ये वर्कशीट की बात की गई है, यहाँ पर टाइटल की बात नहीं की गई है। वर्कशीट की अगर बात की जाए तो फर्स्ट जो वर्कशीट होती है उसका डिफ़ॉल्ट तौर पे जो नेम होता है वो क्या होता है, सीट फर्स्ट होता है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बनता है कि MS एक्सेल की जो वर्कबुक होती है, यानी कि कितनी डिफ़ॉल्ट तौर पे वर्कशीट खुलती हैं। तो डिफ़ॉल्ट तौर पे 3 वर्कशीट खुलती हैं, सीट फर्स्ट, सीट 2, सीट 3। यहाँ पर हम इसको आपको MS एक्सेल पर भी दिखा देते हैं। एक सीट यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। ये देखिए आपकी MS एक्सेल यहाँ पर ओपन हो गई। अब जहाँ पर मेरा कर्सर है उस पर ध्यान देखना, ठीक है। ये ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट तौर पे है, मैंने इसका कोई नाम नहीं लिखा है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सीट फर्स्ट, दिख रहा है ना, सीट फर्स्ट, सीट 2, सीट 3। तो ये डिफ़ॉल्ट तौर पे देखा गया है। अब उसने पूछा है कि डिफ़ॉल्ट तौर पे क्या नाम होगा, पहली सीट का तो सीट फर्स्ट होगा, दूसरी सीट का डिफ़ॉल्ट तौर पे नाम क्या होगा, तो 2 होगा, तीसरी सीट पर डिफ़ॉल्ट तौर पे नाम क्या होगा, तो सीट 3 होगा। ये पूछ लिया जाए कि डिफ़ॉल्ट तौर पे कितनी सीटें खुल जाती हैं, तो 3 सीट खुलती हैं। यहाँ पर सीट 1, सीट 2, सीट 3। अब आप इसमें ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जहाँ पर मेरा माउस का कर्सर है उसको क्लिक करेंगे तो ऐड हो जाएंगी। जैसे मैंने माउस के कर्सर को क्लिक किया तो ये ऐड हो चुकी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सीट 4, सीट 5 आप कर सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट तौर पर कितनी होगी, 3 ही होगी। ये तो वर्कशीट की बात की गई है। लेकिन अगर टाइटल पूछ ले आपसे कि भाई टाइटल जो है वो क्या होता है, अब टाइटल आपको यहाँ पर दिखेगा, जहाँ पर मेरा कर्सर है वहाँ पे ध्यान से देखिएगा। टाइटल लिखा है आपका बुक फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो अगर ये पूछा जाए कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होती है उसमें डिफ़ॉल्ट तौर पे क्या टाइटल होता है, तो डिफ़ॉल्ट तौर पे जो टाइटल होता है वो बुक फर्स्ट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर डिफ़ॉल्ट तौर पे लिखा हुआ है बुक फर्स्ट। तो ये चीज़ें आप नोट करते चलिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे इनसे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, पूछे भी गए हैं, पूछे भी जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा सीट फर्स्ट। आगे बढ़ लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में के अंत तक जाने के लिए निम्नलिखित में से किस की शॉर्टकट की का उपयोग करना होगा। अब यहाँ पर बात की क्या की गई है, देखिए यहाँ पर आपकी बात ये की गई है कि MS वर्ड है, ये आपका MS वर्ड का डॉक्यूमेंट का पेज है जहाँ पे आपको डेटा को तैयार करना है, कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना है। यहाँ से आपने कुछ टाइप किया, इस तरीके से बनाया, ये आपने लिख लिया, ठीक है। मैं यहाँ पर नॉर्मली ऐसे ही आपको समझने में आसानी होगी, ये सब इस तरीके से मैंने फिलअप कर लिया। ये यहाँ पर आपने लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया, और यहाँ पर कुछ लास्ट वर्ड है, मान लो यहाँ से स्टार्टिंग वर्ड है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आप इसमें क्या है, लास्ट पे जाना चाहते हैं, इस वर्ड पर आना चाहते हैं, यानी आपका जो कर्सर है वो यहाँ आना चाहिए। कहीं पर भी था पहले, हो सकता है बीच में, कहीं पर भी था, बट यहाँ पर आप यानी लास्ट वर्ड पे आना चाहते हैं। तो फिर आप कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे, उसके लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+End।
कंट्रोल प्लस एंड के माध्यम से आप इस यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो इसके लिए आंसर होगा कंट्रोल प्लस एंड। अगला क्वेश्चन है W3C का पूर्ण रूप क्या है? W3C का पूर्ण रूप क्या है? अब ऐसे क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। तो अब देखिए WWW ये तो सभी कोई जानता है, लेकिन W3C ये बहुत ही कम लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर अगर बात करें W3C का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्पेलिंग आप देख सकते हैं, कंसोर्शियम कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। अब ये चीज़ है क्या? तो ये एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपने UN के बारे में पढ़ा होगा, GK वगैरह में पढ़ा होगा, यूनाइटेड नेशन, इस तरीके से। यहाँ पर आपने फिर WTO के बारे में पढ़ा होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, जो इंटरनेशनल लेवल पे सब कुछ अपने अपने तरीके से काम कर सकते हैं। जैसे UN का काम है सुरक्षा बनाए रखना, शांति बनाए रखना पूरे विश्व में। WTO का जो काम है वो व्यापार से संबंधित है, कि सभी देशों में सहयोगिता के साथ व्यापार हो सके, ग्लोबली जो ट्रेड है वो बढ़ सकें। इसी तरीके से W3C का जो काम है ना वो है ये है कि जो वेब पेज हैं उनके लिए जो नियम है वो बनाना, उनकी देखरेख करना, उनको और व्यवस्थित तरीके से अच्छे तरीके से उन पर काम करना। तो ये सभी काम करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम के जो सदस्य हैं या फिर जो उनकी टीम है उसके द्वारा किया जाता है। तो ये एक प्रकार का कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? ये एक अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है और इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम। तो फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर MS एक्सेल पे आपको एक फॉर्मूला लिखा हुआ है और उसका आपको रिजल्ट निकालना है, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें आपको कैलकुलेट करना है, नॉर्मली मैथमेटिकली कैलकुलेट ही करना है आपको। तो इसका आंसर आपको निकालना है। देखिए अब MS एक्सेल के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई वे में आपको लिखना है। तो 32 जैसे जैसे लिखा है वैसे लिखते चले जाना है आपको। 32 ऑब्लिक लगा है, इसका मतलब होता है ये भाग में है, भाग 2। यहाँ पर देखना 2 की पावर 4 है, ये जो सिंबल है ना ये 4 पावर को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। तो 2 की पावर 4 हो जाएगा इस तरीके से। फिर क्या लगा है यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें आपको करना ये है कि जो आपके नॉर्मली मैथ में आपके रूल लगते हैं, बॉड मास वगैरह लगता है, वही आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। अब ये 2 है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 की पावर की जगह आ जाएगा 3, यानी ये बन जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3। सॉरी यहाँ पर ये नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर एक्चुअली होगा ये 2 की पावर जो है ना वो ऊपर ऐड हो जाएगी। यहाँ पर सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पर समझना आप। एक्चुअली होगा ये यहाँ पर कि ये 2 की पावर 4 है, ठीक है, ये 2 की पावर 4, यहाँ पर 2 की पावर, तो ये यहाँ पर इसके साथ क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पर ये चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 32 है। 32 मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 2 की पावर 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1/2 इस तरीके से बन जाएगा ना ये। तो यहाँ पर फिर क्या होगा, ये 32 और 2 की पावर 5 ये बन जाएगा आपका। तो यहाँ पर हो जाएगा 32 और जब हम 2 की पावर 5 को खोलेंगे तो वो भी बन जाएगा 32। फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 1। तो आपका यहाँ पर आंसर आ चुका है 1, यानी फोर्थ ऑप्शन इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है जैसे आपके नॉर्मली मैथमेटिकली की कैलकुलेशंस होती हैं उसके माध्यम से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर कहा गया है कि डॉक्स फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से किसमें सबसे पहले परिचित किया गया था। तो डॉक्स फाइल जो एक डॉक्यूमेंट जो फाइल होती हैं उनका एक्सटेंशन है। जैसे आपने कोई भी PDF फाइल खोली होगी तो उसके पीछे लिखा होगा .pdf, कोई आपने JPG फाइल खोली होगी JPG, तो इस तरीके से इमेज खोली होगी MP, अगर आपने कोई वीडियो देखा होगा तो MP4, इस तरीके से। तो वो क्या होते हैं, फाइल के एक्सटेंशन होते हैं जो ये बताते हैं कि ये फाइल किस प्रकार की है। तो इसी प्रकार से अगर हम फाइल एक्सटेंशन की बात करें तो जो docx वाला फाइल एक्सटेंशन है वो कब से यानी कि शुरुआत हो गई थी उसकी, तो उसकी शुरुआत हो गई थी MS Word 2007 से ही। MS Word 2007 से संस्करण यानी MS Word 2007 का जो इसका वर्जन आया था उसके द्वारा ही ये डॉक्स जो आपका फाइल एक्सटेंशन है वो यहाँ पर क्या हो चुका था, इसके नए वर्जन में ऐड हो चुका था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें कहा गया है कि यहाँ पर आपको सत्य या असत्य बताना है। आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि ये इनमें से क्या सही है या फिर क्या गलत है, उस हिसाब से आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि MS Word में एक पैराग्राफ को दोहरी लाइनों के साथ रेखांकित किया जा सकता है।
MS वर्ड है, उसमें आप डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, उसका पेज कुछ इस तरीके का होगा। इसमें आप कुछ भी डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं तो इसमें क्या है, आप अंडरलाइन करना चाहते हैं, पैराग्राफ है उसको अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो क्या इसको दोहरी लाइनों के साथ आप अंडरलाइन कर सकते हैं? तो ये बात बिल्कुल सही है, आप डबल लाइन के साथ इसको क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, यानी ये वाला स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। अगला यहाँ पर है MS वर्ड में एक पैराग्राफ में एक ही वाक्य हो सकता है। मान लीजिएगा ये आपने पैराग्राफ लिखा, अब यहाँ पर आपने कुछ एक ही वर्ड लिखा और फिर इसको अलग पैराग्राफ में चले गए आप, तो यहाँ पर आपने दूसरा वाला पैराग्राफ ये वाला लिखा था, तो जैसे पहला पैराग्राफ ये हो गया, दूसरा ये, तो क्या दूसरे पैराग्राफ में सिर्फ एक वाक्य हो सकता है? तो ये बात भी बिल्कुल सही है, आप एक पैराग्राफ में एक वाक्य भी रख सकते हैं, एक से ज़्यादा भी रख सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, तो आंसर होगा आपका पहला ट्रू, दूसरा भी ट्रू, तो फोर्थ ऑप्शन यानी दोनों यहाँ पर स्टेटमेंट सही है, फोर्थ ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें कहा गया है कि ईमेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ईमेल के बारे में आपको सही स्टेटमेंट बताना है, एक एक करके हम सभी को पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है कि ईमेल में अटैचमेंट के रूप में PDF और जिप फाइलें दोनों साथ नहीं हो सकते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, आप ईमेल भेज रहे हैं उसमें आप अटैचमेंट में अगर PDF और जिप फाइल एक साथ भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं, जितनी चाहें आप उतनी भेज सकते हैं, PDF, जिप फाइल, वीडियो, इमेज या कोई डॉक्यूमेंट, वो सभी कुछ आप अटैचमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। तो ये बात तो यहाँ पर क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। दूसरा कहा गया है कि ईमेल में CC जो है वो खाली हो सकती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। जो कार्बन कॉपी होती है ना, जैसे आप ईमेल लिखते हैं तो उसमें आपका पहले टू होता है, फिर CC होता है, फिर एक BCC होता है, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट होता है, ठीक है, फिर यहाँ पर आप कुछ जो भी मैसेज है वो टाइप कर सकते हैं, इस तरीके से इसका पूरा वो होता है। ईमेल वाली क्लास में मैंने डिटेल में थ्योरी में आपको सब कुछ बताया हुआ है, आप ज़रूर उस क्लास को देखें तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम में जो चीज़ें आती हैं वो सभी चीज़ें मैंने बताई हैं थ्योरी वाले सेक्शन में, तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें उस क्लास को। तो ईमेल में क्या है कि आप अगर CC कार्बन कॉपी को खाली रखते हैं तब भी आपका ईमेल जो है वो सेंड हो सकता है, यानी CC और BCC को आप अगर खाली रख सकते हैं तो ये आपका क्या हो सकता है, सेंड हो सकता है। तो यहाँ पर ये बात आपकी बिल्कुल सही है, तो दूसरा ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया है कि ईमेल में 2 फील्ड खाली हो सकती है। भाई अगर आप 2 फील्ड ही खाली कर देंगे तो आपका ईमेल जो एड्रेस है वो वही नहीं होगा, तो फिर ईमेल जाएगा कहाँ? मान लीजिएगा आपने कोई लेटर लिखा और उस लेटर, नॉर्मली बात कर रहे हैं, उसको आप पोस्ट करना चाहते हैं, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजना चाहते हैं, अब आपने उसमें एड्रेस ही नहीं लिखा तो वो कहाँ जाएगा? ठीक वैसे ही ईमेल की बात है कि जो 2 होता है ना, वहाँ पर हम उसका, जिसको हम भेज रहे हैं ना ईमेल, उसके एड्रेस को लिखते हैं, उसके ईमेल एड्रेस को लिखते हैं। जब आप उसके ही ईमेल एड्रेस को नहीं लिखेंगे तो फिर वो ईमेल जाएगा कहाँ? तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। फोर्थ ऑप्शन में ये है कि ईमेल में 5 से अधिक अटैचमेंट नहीं हो सकते हैं। मैंने अभी आपको फर्स्ट ऑप्शन में भी बताया है और यहाँ पर भी बता रहा हूँ कि ईमेल में जितने चाहें आप उतने अटैचमेंट भेज सकते हैं, और एक साथ अटैचमेंट में आप PDF, फाइल, जिप, वीडियो, इमेज, टेक्स्ट, कोई डॉक्यूमेंट है, वो सभी चीज़ें आप भेज सकते हैं। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है, सिर्फ आपका सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही होता है। और इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर CC तो लिखा ही है, साथ में आप BCC को भी खाली रखते हैं तब भी आपका ईमेल सेंड हो सकता है। तो यहाँ पर आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। तो ये हमने ये जो सेट था वो कंप्लीट किया। इसी तरीके से आगे भी हम क्वेश्चंस को कवर करते हुए चलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।